हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से उनके कौन कौन से रासायनिक गुण है, कौन कौन से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसके साथ वो रिएक्शन करते हैं और किसके साथ वो कौन सा उत्पाद बनाते हैं। देखो, आज के इस सेशन में हम सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना कार्बनिक यौगिक, उनमें जो केमिकल रिएक्शन है ना, उन पे आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी समीकरण का क्या नाम है, कौन सी नाम से कौन सी समीकरण आपको एग्जाम में पूछ ली जाएगी। तो आपको पर्टिकुलरली विशेष ये ध्यान रखना है कि इन समीकरणों के जो विशेष नाम आ रहे हैं उन नाम के आधार पर आपको जो भी एग्जाम में पूछी जा सके रिएक्शन वो आपको आनी चाहिए। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आपके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के इस सेशन में अपन विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कौन कौन से कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपन को पढ़ना है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, अपने सिलेबस में दो प्रकार के कार्बनिक यौगिक दिए हुए हैं। एक तो अपन बात करते हैं एथेनॉल, एक तो एथेनॉल या एल्कोहल, एथेनॉल या एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, साधारण भाषा में एसिटिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, इसके साथ एल्कोहल, ये दो जो कार्बनिक यौगिक है अपने सिलेबस में दिए गए। इन दोनों के बारे में अपन को पढ़ना है कि क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से ये रिएक्शन दर्शाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले अपन बात करते हैं एथेनॉल के बारे में कि एथेनॉल क्या होता है। देखो बेटा, एथेनॉल, इसके सामान्य गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि एथेनॉल क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है। अच्छा, एथेनॉल के गुणधर्मों में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो एथेनॉल है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। देखो, जैसे आपको आईयूपी से सिखाई थी, उस आईयूपी में आपने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया, नामकरण से आपको उनके आणविक सूत्र भी बनाने आने चाहिए। देखो, यहाँ एथेनॉल में एथ का मतलब है दो कार्बन, तो एक और दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन है। इसके बाद में इसमें अनुलग्न लगा हुआ है ओल, ओल का मतलब है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा आएगा, एल्कोहल वाला, मतलब OH। तो इस कार्बन के साथ अपन OH जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करें, कार्बन की जो संयोजकता है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ कार्बन की संयोजकता एक कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हो जाएगी, ठीक है। इस कार्बन की एक और दो संयोजकता पूरी हो गई, 2 बच रही है तो 2 लगा दो। इस प्रकार एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा वो CH3CH2OH, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2 3 2 5 H5OH, C2H5OH। आणविक सूत्र ये हो जाएगा। अगर संरचना देखे तो CH3CH2OH, ये इसकी संरचना हो जाएगी, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम इसका एथेनॉल है, साधारण भाषा में इसको एल्कोहल कहते हैं। देखो, गुणधर्मों में क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो जो एल्कोहल होता है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। एल्कोहल को बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। ये बहुत सारे जो अन्य पदार्थ है उनको अपने में घोलने की क्षमता रखता है, तो बहुत अच्छा विलायक है। अच्छा, इस विलायक के गुणधर्म का उपयोग करते, एल्कोहल का उपयोग मुख्य रूप से दवाइयां बनाने में करते हैं। दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कौन कौन सी दवाइयां, कफ सिरप हो गई, कफ सिरप हो गई, एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स है वो बनाने में अपन इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज है और कि एल्कोहल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, यानी इसको अपन तनु करने के लिए किसी भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं। कोई फिक्स अनुपात नहीं है कि ये इसी अनुपात में मिलेगा, किसी भी अनुपात में एल्कोहल को जल में मिलाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ भौतिक गुण है, इनके बारे में अपन देखते हैं डिटेल से। देखो, आपको किसी भी गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो एथेनॉल एक तो कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो इसकी फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। ये सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। जो एल्कोहली पेय पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसी का होता है, सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है। अच्छा विलायक है, तो विलायक का उपयोग किसमें करते हैं, जो टिंचर आयोडीन है, कफ सिरप है, टॉनिक है, आदि औषधियां बनाने में अपन इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसमें करते हैं इसका उपयोग, देखो, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, किसी भी अनुपात में इसको जल में मिलाया जा सकता है, कोई फिक्स अनुपात नहीं है।
और इसके अलावा एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। ये जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मदिरा का जो मुख्य अवयव होता है वो एल्कोहल ही आता है। तो एल्कोहल के सेवन से नशा आता है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है एल्कोहल। तो थोड़ी सी मात्रा लेने में भी नशा आ जाता है। तो ये मुख्य इसके गुणधर्म है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, अच्छा विलायक होता है, दवाइयां बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, एल्कोहली पदार्थों का मुख्य पेय पदार्थ है और इसकी थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने से भी हमें नशा आ सकता है। ठीक है, तो ये एथेनॉल के कुछ गुणधर्म हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो अभी पढ़ी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया। जो आपका एल्कोहल है वो सोडियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाता है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एक भी केमिकल रिएक्शन को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर पूरा क्लास में ध्यान रखा, आपका पूरा ध्यान यहाँ बनाने में कंसेप्ट पे है, उस कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया, आपको एग्जाम में यही कहेगा कि निम्न के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो पहले अगर सोडियम के साथ कहे तो सोडियम के साथ कैसे होगी, किसकी अभिक्रिया करवानी है, एथेनॉल की। CH3 CH2OH, यही होता है एथेनॉल का सूत्र, जो कि अभी अपने देखा था एथेनॉल का सूत्र CH3 CH2OH। यहां अपन इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम के साथ। ठीक है, जैसे अपन सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ CH3 CH2 और O माइनस अलग हो जाएंगे और H प्लस अलग हो जाएगा। तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2O और Na। ठीक है, इसे अपन कहेंगे सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। तो आपको ये पूछे कि जो एल्कोहल होता है वो सोडियम के साथ किस प्रकार से रिएक्शन दर्शाता है, तो सीधा सीधा सा है, सोडियम एल्कोहल से अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। देखो इसकी थ्योरी देखते हैं अपन, सेम वही चीज है, हाइड्रोजन गैस देता है साथ में, ये भी ध्यान रखना। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। Na की अभिक्रिया एल्कोहल से करवानी है, समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। मैंने पहले कहा था समीकरणों को संतुलित करने पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और सोडियम इसकी जगह आकर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्लियर है, तो ये विशेष रूप से आपको थोड़ा ध्यान रखना। ओके, ये पहला गुण हो गया केमिकल रिएक्शन में सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब अपन सेकंड बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। एथेनॉल के द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया जाता है। देखो कैसे, यहां हो गया CH3 CH2 CH2OH, यही होता है एथेनॉल। ठीक है, जब किसी एथेनॉल को अम्ल उत्प्रेरक मतलब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकल जाना। तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, OH है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो यहां तो बच जाएगा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां निर्माण हो गया जल का। ठीक है, तो एथेनॉल किसी अम्ल उत्प्रेरक जैसे H2SO4 की उपस्थिति में, जब एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। देखो दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, और चूंकि इसमें डबल बंद है तो क्या नाम हो जाएगा, एथीन। ठीक है, और एथीन डबल बंद है तो कौन से हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो एल्कोहल का यहाँ जो H2SO4 है, आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण में जो निर्जली कारक होता है, निर्जली कारक, उस निर्जली कारक का नाम लिखो। तो यहाँ निर्जलीकरण करने वाला जो कारक है वो कौन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बड़ा इंपॉर्टेंट है अवसादे की दृष्टि से, या ऑब्जेक्टिव और जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें या छोटे क्वेश्चनों में ये पूछा जा सकता है कि जब एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या जब एथेनॉल से एथीन का निर्माण होता है
तो उसमें जो निर्जलीय कारक होता है वो निर्जलीय कारक कौन है? तो यहाँ जो H2SO4 है वो निर्जलीय कारक के रूप में काम में आता है। तो ये दो रिएक्शन है एथेनॉल की, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखो 443 केल्विन पे, ये केल्विन ताप भी ध्यान रख लेना। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एथेनॉल से जल बाहर निकल जाता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनती है? एथीन का निर्माण होता है। यानी ये एथेनॉल का सूत्र हो गया। गर्म कर रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से जल का अणु निकलकर क्या बन जाता है? एथीन। किसका निर्माण होगा? एथीन का निर्माण होगा, साथ में जल निकल जाएगा। तो यहाँ जो H2SO4 है वो किस रूप में काम आ रहा है? निर्जलीय कारक के रूप में काम आ रहा है। डिहाइड्रेशन के रूप, जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें मुख्य कारक होता है, एजेंट होता है, वो H2SO4 ही होता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई आपकी एथेनॉल की। ध्यान रखना, दो ही रिएक्शन दे रखी है, एक तो सोडियम के साथ और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो सोडियम के साथ तो सोडियम एथोक्साइड बन गया, और जो एथीन वाला ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है? H2SO4 की उपस्थिति में जल बाहर निकल जाएगा तो एथीन बन जाएगा। अब अपन बात करें जो एथेनॉल है उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एथेनॉल को अपन मदिरा के रूप में सेवन करते हैं। मदिरा के रूप में जो लोग इसको ज्यादा सेवन करते हैं उनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? एल्कोहल का सेवन करने से हमारा शरीर किस प्रकार से प्रभावित होता है या क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, इसके सेवन से उपापचय की क्रियाएं, जो भी पाचन संबंधित क्रियाएं हैं, उपापचय का मतलब हो गया जो आपके पाचन संबंधित क्रियाएं हैं वो मंद पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, एल्कोहल के सेवन से सारी उपापचय की क्रियाएं प्रभावित होगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा भाग प्रभावित होता है मस्तिष्क का? है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय भाग। ठीक है, मस्तिष्क का केंद्रीय भाग प्रभावित होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा शरीर में समन्वय की कमी हो जाती है। हमें समन्वय नहीं रहता है कि हाथ पैरों को किस प्रकार से काम में लेना है, पैरों को किस साइड ले लेना है, हाथ से किसी वस्तु को पकड़ना है, ये सारे समन्वय की कमी हो जाएगी। मानसिक दुविधा रहेगा, उनिंदापन रहेगा, व्यक्ति नींदों में रहेगा। ठीक है, सामान्य अंतर्बोध कम हो जाता है और भाव शून्यता आ जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी गंदी सी जगह पर पड़े हो तो भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति जैसा सुकून मिलता है। ठीक है ना। अगर जो अत्यधिक मात्रा में मदिरा का या एल्कोहल का सेवन करता है, उन्हें आप किसी भी जगह ले जाके फेंक दो, छोड़ दो, उन्हें वहीं जन्नत का या स्वर्ग का सुख भोग करने का अवसर मिल जाता है ना। चाहे फिर वहां पर किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ अनहोनी हो, उन्हें किसी भी प्रकार का अंदाजा नहीं रहता है। तो समन्वय की कमी हो जाएगी। इसके अलावा सोचने समझने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है या मांसपेशियां होती है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। वसीय यकृत रोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछे एल्कोहल के सेवन से मनुष्य में कौन सा योग होता है? वसीय यकृत रोग। इस रोग में क्या होता है? जो लीवर होता है, लीवर वो खराब हो जाता है, कंप्लीट लीवर अपना काम करना बंद कर देता है। लीवर का मुख्य काम होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बिलीरुबिन और बिलीवरिडिन नामक हानिकारक विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करने में सहायक होता है, फिर उनका ये उत्सर्जन नहीं कर पाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है, और अंत में एक ही परिणाम निकलता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आर्थिक क्षति होती है, घर-बार लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, खुद तो बर्बाद होता है, इसके साथ ही साथ अपने समाज को और अपने परिवार को भी वो बर्बाद करके छोड़ दे जाता है। तो इतना खतरनाक प्रभाव होता है एथेनॉल का। ठीक है, समाज पे, आर्थिक क्षति, परिवार पे। ठीक है, देखो एथेनॉल का उपयोग किसमें, क्योंकि अपन एथेनॉल का निर्माण ही क्यों करें, तो एथेनॉल बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। इसका उपयोग क्या क्या है, देखो किन किन चीजों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शराब उद्योग में किया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। जितनी इकोनॉमी शराब उद्योग से प्राप्त होती है उतनी अन्य किसी उत्पाद से प्राप्त नहीं हो रही है अभी, है ना। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, घाव नाशक होती है जो खांसी सर्दी खांसी में सहायक होता है, कफ सिरप के रूप में, और औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग रंग उद्योग में करते हैं। आपने पढ़ा था ना गुणों में कि ये एक अच्छा विलायक है, तो इसका रंग उद्योग में भी उपयोग करते हैं ताकि ये विभिन्न रंगों को आपस में घोल कर रख सके। गांवों पर कीटाणुनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में भी ये काम आता है। इसके अलावा पेट्रोल के साथ मिलाकर इसको ईंधन के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके ईंधन के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से इसके उपयोग हो गए, थोड़ा ध्यान रखना इनका भी।
देखो मेथेनॉल, एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल थोड़ा सा जहरीला होता है, जहरीला होता है, नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक। अच्छा, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, आप में से कोई बता पाए? मेथेनॉल, मेथ का मतलब एक कार्बन, मेथ का मतलब एक कार्बन, केवल एक कार्बन, ओल का मतलब एल्कोहल समूह मतलब OH। अब देखो यहाँ कार्बन की एक ही संयोजकता पूरी हो रही है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो CH3OH, CH3OH ये किसका सूत्र हो जाएगा? मेथेनॉल का। ठीक है, तो मेथेनॉल से क्या होता है? देखो एथेनॉल जिस प्रकार से शराब उद्योग में उपयोगी होता है, मेथेनॉल उसके विपरीत बड़ा हानिकारक और जहरीली प्रवृत्ति का होता है। अगर एथेनॉल की अपेक्षा मेथेनॉल की कोई व्यक्ति थोड़ी सी मात्रा भी ले लेता है तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही मेथेनॉल यकृत में जाता है, यकृत की कोशिकाओं को स्कंदित कर लेता है। कैसे? जिस प्रकार से आपने अंडे को फ्राई किया होगा, जब अंडे को गर्म करते हैं तो अंडा जिस प्रकार से इसका प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है, जो जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है अंडे का, उसी प्रकार से मेथेनॉल के सेवन से मेथेनॉल यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है, मेथेनॉल से मेथेनेल बन जाता है, मेथेनॉल से मेथेनेल बन जाता है और यकृत को संकुचित कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखो मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कई बार आपने सुना भी होगा कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसका परिणाम यही होता है कि लोग मेथेनॉल को एथेनॉल समझकर पी जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। क्या करता है यह? यकृत में, लीवर में जो मेथेनॉल होता है वो ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। ध्यान रखना, यकृत में मेथेनॉल से क्या बन जाता है? मेथेनेल। और मेथेनेल क्या करता है? यकृत की कोशिकाओं से क्रिया करता है और प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है, जो यकृत होता है उसको संकुचित कर देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आपको यह भी कहा जा सकता है कि मेथेनॉल क्यों हानिकारक होता है? तो क्योंकि मेथेनॉल के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जैसे यकृत में जाता है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल क्या करेगा? यकृत की कोशिकाओं को संकुचित करके प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये मेथेनॉल, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करते हैं विकृत एल्कोहल की। विकृत एल्कोहल क्या होता है? देखो एल्कोहल तो वैसे ही पता है, CH3CH2OH। इसका विकृतीकरण कैसे होगा? अगर अपन एल्कोहल में मेथेनॉल, एथेनॉल में थोड़ा सा मेथेनॉल मिला दें, एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में मेथेनॉल मिला देना ही क्या कहलाता है? विकृत, एल्कोहल का विकृतीकरण। एल्कोहल का विकृतीकरण में क्या करते हैं अपन? एल्कोहल में थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों मिलाते हैं? देखो एथेनॉल कई उद्योगों में महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में, अभिकारक के रूप में काम आता है। अब वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं इसका दुरुपयोग नहीं करें, तो एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में मेथेनॉल बना देते हैं। अच्छा, इसमें इसकी पहचान के लिए कुछ रंजक मिला देते हैं, जिससे इसकी पहचान की जा सके कि ये विकृत एल्कोहल है। ठीक है, तो क्या करना है? औद्योगिक उपयोग के लिए जो तैयार एथेनॉल है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनेल जैसा या मेथेनॉल जैसा, है ना, मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। एथेनॉल में मेथेनॉल मिला देते हैं जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। और एल्कोहल की पहचान के लिए इसका रंग कैसा कर देते हैं? नीला। ध्यान रखना, आपको ये पूछा जाए कि एल्कोहल के विकृतीकरण में एल्कोहल का रंग किस प्रकार का कर दिया जाता है, इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? विकृत एल्कोहल। तो सीधी सी परिभाषा है, एथेनॉल में मेथेनॉल, एथेनॉल में मेथेनॉल की मात्रा मिलाना ही क्या कहलाता है? एल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कि विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? तो एथेनॉल में मेथेनॉल की मात्रा मिलाई जाती है। क्यों? इसके औद्योगिक उपयोग में दुरुपयोग को रोकने के लिए। पहचान के लिए रंग नीला बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके मेथेनॉल कंप्लीट। ठीक है, ये मेथेनॉल कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे यौगिक एथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या इसकी उपयोग है? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एथेनोइक अम्ल। जो सेकंड यौगिक है अपना कार्बनिक यौगिकों में, सिलेबस में दो ही दे रखे हैं, पहला कंप्लीट है, सेकंड है एथेनोइक अम्ल। सूत्र क्या होगा एथेनोइक अम्ल का? एथ का मतलब 2 कार्बन, 1 और 2। ओइक अम्ल का मतलब कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह, COOH।
तो सी तो है, डबल ओ एच और जोड़ दो, या कार्बन की एक ही संयोजकता है तो पूरी कर दो, तो CH3COOH, CH3COOH, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CH3COOH। ठीक है, साधारण भाषा में इसे अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, साधारण भाषा में इसे क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या उपयोग है देखो, अच्छा जो एथेनोइक अम्ल है इसका 3 से 4% अगर विलयन है, मिश्रण है, 3 से 4% मिश्रण को सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अपन भोजन वगैरह में या खाद्य परिरक्षण में करते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो गलनांक होता है अत्यंत कम होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापमान आता है, मतलब कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, शीत ऋतु में कमरे के ताप के आसपास इसका गलनांक होता है। अगर आपको पूछे कि इसका गलनांक कितना होता है तो कमरे के ताप के आसपास। तो शीत ऋतु में क्या होता है, जैसे तापमान कम होता है तो ये शीत ऋतु में जम जाता है, शीत ऋतु में क्या कर देता है, ये जम जाता है, इसलिए इससे क्या कहते हैं अपन, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये सर्दियों में तापमान कम होने के कारण जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। देखो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। देखो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। 3 से 4% विलियन को क्या कहते हैं, सिरका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन या मिश्रण क्या कहलाता है, सिरका। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, अचार में परिरक्षक के रूप में। जो सिरका होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं, अचार के या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। देखो आगे, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन, 290 केल्विन का मतलब हो गया लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में ये जम जाता है। ठीक है, जम जाता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है, और ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। CH3COOH अम्ल के में भी पढ़ा होगा आपने, दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है। अब अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वही है जो अपन ने अम्लों की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे एस्टरीकरण की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो देखो एस्टरीकरण में क्या होगा, एस्टरीकरण आपने जो एसिटिक अम्ल पढ़ा CH3COOH, ठीक है, आप इसकी अभिक्रिया करवा दो एथेनॉल से, एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन आयन और यहां से हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे, तो ये दोनों तो मिलकर बन जाएंगे एस्टर, CH3COO CH2CH3, ठीक है, संयोजकता के हिसाब से, प्लस H2O। तो अपन ये कहेंगे कि जो एथेनोइक अम्ल है वो एथेनॉल से अभिक्रिया करके, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। ये क्या है, एस्टर। अब चूंकि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एस्टर क्या होता है, बड़ा सुगंधित होता है, इसकी गंध बड़ी मधुर होती है, सुगंधित पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इत्र निर्माण में। एस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है, इत्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां जो एस्टर प्राप्त हुआ, ये जो एस्टर प्राप्त हुआ, अगर अपन इसकी अभिक्रिया किसी क्षार से करवा दें या NaOH के साथ करवा दें, अगर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, एक तो एल्कोहल का निर्माण करता है और साथ में साबुन निर्माण करता है, CH3COONA, यहां से Na आ जाएगा, ठीक है, ये OH वापस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल का पुनर्निर्माण हो जाएगा, साथ में साबुन का निर्माण होगा, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है, याद हो जाएगा। देखो इसकी थ्योरी, देखो बेटा ध्यान से तरीके से केमिकल रिएक्शन को समझना है ताकि याद हो जाए। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण रिएक्शन कहते हैं। देखो एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये हो जाएगा एथेनॉल, यहां से ये टूटेगा CH3COOH में, पहले बताया हुआ है भाई, ये CH3 एसिटिक अम्ल CH3COO- H+ में,
ये CH3 CH2 में और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहां से ये प्लस वाला इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये तो बन गया आपका CH3COO CH2 CH3 एस्टर, और ये हो जाएगा जल का निर्माण। ठीक है, देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो एस्टर बना उस एस्टर की गंध कैसे होती है, मृदु होती है, इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में इत्र और निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो, आपने कहा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है एस्टर की, अगर एस्टर की अभिक्रिया किससे करवा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये एस्टर, ये एस्टर, ये NaOH, दोनों रिएक्शन करके ये क्या बना लेंगे, साबुन। किसका निर्माण करेंगे, साबुन। ये एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा साथ में। तो एल्कोहल और साबुन का निर्माण करता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में साबुन का निर्माण होता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, साबुनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। एस्टर के साथ NaOH की अभिक्रिया करवाने से साबुन का निर्माण होता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण। ध्यान रखना, यहां से वापस C2H5 अलग हो जाएगा या CH3CH2 अलग हो जाएगा, और इसकी जगह Na आकर जुड़ जाएगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। तो ये तो बदल गया एल्कोहल में, और ये बदल गया साबुन में। ठीक है, तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। सेकंड देखो, क्षारक के साथ अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा जो अम्ल होता है वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल। तो अगर CH3COOH की अभिक्रिया आप किसी क्षारक के साथ करवा दो, NaOH के साथ करवा दो, तो क्या बनेगा, CH3COONA, वही साबुन वाली चीज, प्लस H2O। तो ये क्षारीय लवण का निर्माण होता है, क्षारीय लवण, जिसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। सेम अभिक्रिया है जो आपने अम्ल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वो ये, अगर वहां याद है तो यहाँ ऐसी कैसे याद हो जाएगी, क्योंकि एसिटिक अम्ल भी अम्ल होता है, सारे गुण लगभग उसी प्रकार से दर्शाता है। देखो, एथेनोइक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, वो इस NaOH CH3COOH CH3COONA प्लस H2O, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। इसके अलावा अगली अभिक्रिया भी वही सेम है, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया आपका CH3COOH, कार्बोनेट Na2CO3, या हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगर इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल, यानी यहां बन जाएगा CH3COONA, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जब अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर है, ध्यान रखना, ये चीजें वही है सेम। देखो, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं देख लेना, सेम वैसी की वैसी है जो अपन ने अम्ल में पढ़ी थी। अब देखो इसका एक लास्ट उपयोग देखो, इसके किस में करते हैं, एसिटिक अम्ल है पर दुर्बल अम्ल है, किसमें करते हैं, एसिटिक अम्ल को अचार और मुरब्बे बनाने में, यानी खाद्य परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इत्र उद्योग में, अभी आपने पढ़ा होगा एस्टर बना रहा है, एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में करते हैं, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में करते हैं, तो इत्र उद्योग में इसका उपयोग, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में इसका उपयोग करते हैं, और रबर के निर्माण में, जो रबर का वल्कनीकरण होता है उसमें भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, रबर के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो बेटा ये थे एसिटिक अम्ल के उपयोग। ठीक है, तो आज के इस सेशन में अपन ने जो कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से कौन कौन से, अपने बात की एथेनॉल की, अपने बात की एथेनोइक अम्ल की, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन ने चर्चा की। सामान्य सी रिएक्शन है, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ा है तो आपको जिंदगी में दोबारा कभी भी इन रिएक्शंस को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बार ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया ना, तो दोबारा कहीं से भी आपको ना बुक से ना कहीं और कहीं से देखने की जरूरत पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूं ये। तो आप इनको तरीके से और ढंग से देखें। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में अपन देखेंगे कि जो साबुनीकरण अभिक्रिया है उसे अपन किस प्रकार से साबुन बना रहे हैं, किस प्रकार से अपमार्जक बना रहे हैं, कार्बन के कौन कौन से अपरूप है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें अपने IUPAC की चर्चा की है,
जिसमें अपने कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा की है। तो आपको वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन पे ऊपर की तरफ लिंक दिखाई दे रहा है, वहां क्लिक करके आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट पे विजिट करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप इसके नीचे जो ऑप्शन नजर आ रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।